जो निहायत मेहरबान, रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है बड़ा वसी है और बड़ा ज़रूरी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको समझना जो है, जब से इंसान वजूद में आया है वो दर्द के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा। दर्द इंसान के दो किस्म के होते हैं, एक उसका रूह का दर्द है और एक उसके जिस्म का दर्द है। रूह का दर्द जो है, जिस पे बहुत ज़्यादा खुदा ने पैगंबर भेजे जो इंसानों के दर्द को समझने के लिए, उनकी तकलीफ़ात को दूर करने के लिए दुनिया में आए। वो दर्द रूह के थे जो इंसानों ने इंसानों को दिए, लेकिन एक दर्द जिस्म से वाबस्ता था, जिसे मेडिकल साइंस ने बहुत काम किया इस पे। जब से इंसान वजूद में आया तब से दर्द उसके साथ था। बेशुमार लोगों ने इस पे काम किया। वो तारीख़ बड़ी लंबी है, अगर मैं उसको दोहराऊंगा तो एक लेक्चर तो उस तारीख़ पे चला जाता है। लेकिन मैं अपने हवाले से और होम्योपैथी के हवाले से बात करना चाहूँ कि होम्योपैथी ने दर्द में क्या किया और हमने दर्द में क्या किया। दर्द को ठीक करने में, कंट्रोल करने में हमारा और होम्योपैथी का क्या रोल रहा है, और क्या हमने इसको ठीक करने में कोई आसानियाँ पैदा की हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा की हैं, या कोई फार्मूला कोई ऐसा बनाया है, कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट किया है जिससे पे अमल करके हम दर्द को कंट्रोल कर सकें या ठीक कर सकें। दुनिया में अब दर्द को मैनेज किया जा रहा है कि इसको मैनेज किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन होम्योपैथी दुनिया की एक वाइड साइंस है कि जो दर्द को मैनेज नहीं करती बल्कि इसको ठीक करती है। दर्द पे सैकड़ों हज़ारों किताबें पढ़ी हैं कि दर्द, फलां जगह का दर्द है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, फलां जगह का दर्द है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मैं भी 25-30 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और हमने भी कुछ पैरामीटर्स, कुछ असूल तय किए हैं कि दर्द को समझना कैसा है, उसको ठीक कैसे करना है। और जो मेरी प्रैक्टिस ज़िंदगी की है, वो रोज़मर्रा की जो हमारी प्रैक्टिस है, हम वही आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने दर्द को कैसे देखा, उसको कैसे समझा, उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, कौन सी ऐसी अद्वियात थी, कौन से असूल ऐसे हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से मेथड हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेक्चर शुरू होने से पहले हम आज चूँकि मेरा अकेला लेक्चर है, वैसे हम कोई ना कोई साथ स्पेशलिस्ट भी रखते हैं जो पैथोलॉजिकल अप्रोच या दूसरी जो अप्रोचेस हैं या टेस्ट हैं, या उनके बारे में कोई ना कोई हमारे पास साथ दोस्त होता है। और इस दफ़ा चूँकि स्पेयरली हमने दर्द को होम्योपैथिक पॉइंट से देखना था, तो इसलिए ये मैं अकेला लेक्चर कर रहा हूँ। और हो सकता है ये लेक्चर, एक लेक्चर में दर्द हमारा ख़त्म ना हो, इसके हो सकता है 2-3 लेक्चर बने। मैं कोशिश में करूँगा कि मैं आपको ब्रीफ कर सकूँ, आपको कोई रास्ता दिखा सकूँ, कोई ऐसा पाथ दिखा सकूँ जिस पे आप चल के आप दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। इससे पहले हमारा जो लेक्चर का एक और हिस्सा होता है, जो हम कोई ना कोई अफरोज़म पढ़ते हैं नए लोगों के लिए। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, जो रूटीन में आते हैं उनको तो पता है। और वो अफरोज़म हम ऑर्गेनिक जो बुक है एनिमल की लिखी, उससे हम लेते हैं, और वो सीक्वेंस वाइज वो हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। और आज जो हमारे पास अफरोज़म है वो 161 है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बात मशहूर भी है, और हमारे डॉक्टर जो हैं
वो अक्सर ये कहते हैं कि मैं मर्ज को नकार रहा हूँ, तो ये अफरोज़म उसी से मुतल्लिक़ है। अक्सर कहते हैं ना, वो मरीज़ जब ठीक नहीं होता या उसमें शिद्दत आ जाती है या ग्रेवेशन आ जाती है, तो वो कहता है मैं पहले तेरी मर्ज बाहर कढ़ाँगा तो फिर मैं इसको ठीक कराँगा। तो उस पर कुछ अनिमन ने फरमाया, ये भी आप ज़रा सुन लें। जब मैं यहाँ इस बात का अहाता करता हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि होम्योपैथी दवा से मर्ज की अलामत में इजाफा होता है, या दवा के इब्तदाई अमल में पहले घंटे में या पहले चंद घंटों में मर्ज की अलामत में इजाफा होता है, ये बात हाद ओहालिया बीमारी में बिल्कुल दुरुस्त है। तो वो कहता है कि मौजूदा और एक्यूट बीमारी के बारे में तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एग्रीवेशन आती है, लेकिन जब हम क्रोनिक डिजीज़ को डील करते हैं, जब हम मुज़मन और बहुत पुराने अमराज में देर तक असर करने वाली अद्वियात दी जाती हैं, तो मर्ज की इलामत में इजाफा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको वो रद्द कर रहा है कि एक्यूट केसेस में तो मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि मुज़मन और बहुत पुराने अमराज में देर तक असर करने वाली अद्वियात दी जाती हैं, तो मर्ज की इलामत में इजाफा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। और वो बड़ा ख़ास खूबसूरत जुमला भी अनिमन का है कि आप जब किसी का इलाज कर रहे हो तो आप ऐसे इलाज करें कि जैसे मक्खन से बाल खींचा जाता है। तो लिहाजा तो मर्ज की अलामत में इजाफा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी होता भी नहीं है अगर दवा सही तरह मुंतखब की हुई हो, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। और वो अफरोज़म जो है ये उस पर लागू होता है कि एक बंदे के अंदर मियाज़मेटिक कोई प्रॉब्लम है, साइकोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई सिफिलिटिक है, कोई ऐसा मियाज़म है, और आप उसकी दवाई गलत सेलेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? मर्ज ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाएगी। और ये प्रचार हम बड़े अरसे से कर रहे हैं कि आप क्रोनिक डिजीज़ को मियाज़मेटिक अप्रोच के बगैर ठीक करने की सलाहियत नहीं रखते। वो 100 में से एक कोई मरीज़ इत्तफाकन ठीक हो जाएगा, सारे ठीक नहीं होंगे। और वो इस बात का यहाँ अहाता कर रहा है। और वो कहते हैं अगर आप सही दवा कौन सी होती है कि आप मियाज़मेटिक को भी कंसीडर करें, आप उसका टेम्परामेंट, मतलब आपको दवाई सेलेक्ट करने में जो ऑर्गेनिन की बाकी क्लॉजेस हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा, और स्पेशली मियाज़म को ज़रूर कंसीडर करना होगा, उसके बगैर आप मरीज़ को ख़राब कर देंगे। लिहाजा ये बात तो अब गलत हो गई है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये जिसने होम्योपैथी ईजाद की है ये वो कह रहा है कि क्रोनिक डिजीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर आपने दवा दुरुस्त, मसलन एक केस है, फेफड़ों के अंदर टीबी है, तो आपने उसको ट्यूबरकुलोनियम या बेसिलिनियम दिए बगैर सलेशिया का इस्तेमाल कर दिया, तो क्या होगा? काम खराब, बिगड़ सकता है। मसलन कहीं ज़ख़म है, और ज़ख़म क्या वो बैक्टीरियल है या कोई मियाज़मेटिक है, और आपने डायरेक्ट उस पर परसाटीला का इस्तेमाल कर दिया, सलेशिया का इस्तेमाल कर दिया, लेक्सिस का कर दिया, तो क्या होगा? वो सप्रेस होगा और वो किसी वाइटल आर्गन में जाएगा। ये डिजीज़ की नेचर है कि वो कम वाइटल आर्गन की तरफ से वाइटल आर्गन की तरफ ट्रैवल करती है, लेकिन जब वो ठीक होती है तो वाइटल आर्गन से कम वाइटल आर्गन की तरफ ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब है कि ये बात ही गलत होगी, और हम जो इस बात का रोज़ प्रचार करते हैं वो सिर्फ एक्यूट की हद तक है, वो सिर्फ एक्यूट की हद तक है। तो ऐसा होना मुनासिब तौर पर पहले, और मुनासिब तौर पर पहले कलील ताकत में दवा दी जाए और फिर इसकी ताकत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाए, और दवा में मुस्बत तब्दीली की जाए, दवा में मुस्बत तब्दीली की जाए। और इस अफरोज़म को अगर आपको नहीं समझ आती तो 247 को भी साथ में ला के पढ़ें। मुज़मन अमराज की अलामात में इस तरह की ज़्यादती सिर्फ इलाज के इख्तिताम पर, जब बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हो सकती है। और वो ये कहता है कि जब आप समझते हैं कि मरीज़ ठीक हो गया है,
मुकम्मल ठीक हो गया, तो उस वक्त उसको आप एंटीसोरिक कोई मेडिसिन दे दें ये जज करने के लिए कि मर्ज अंदर मौजूद है या खत्म हो गया। मसलन अगर उस वक्त जब वो बंदा कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, आप उसको एक सल्फर की डोज देंगे, अगर उसके मर्ज अंदर हुआ तो वो उभरेगा। उस वक्त एग्रीवेशन हो सकती है कि आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि मर्ज बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसको रीचेक किया जा सकता है। उसको रीचेक कैसे? कोई सोरिक मेडिसिन अप्लाई करेंगे, बस सल्फर करके उसको देखेंगे, तो अगर उसके अंदर मर्ज कहीं छुपा हुआ रहता है तो वो दोबारा उभरेगा। तो वो कहता है उस वक्त अगर वो मर्ज छुपा हुआ है तो बाहर आएगा तो एग्रीवेशन हो सकती है, लेकिन दौरान इलाज के नहीं हो सकती। वो भी जब आप उसको टेस्ट करेंगे कि यार मेरी तरफ से तू फारेगा, तू ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और हम तो किसी को नहीं कहते क्रोनिक डिजीज वाले को तो मैं दवाई तुम्हें दूंगा तो तुम्हारी मर्ज में अंदर शिद्दत आएगी, मैं तो किसी को नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, और ना मेरे पास एग्रीवेशन होती है, ना हमारे पास होती है। मास व एक्यूट केसेस हमारे पास होती ही नहीं एग्रीवेशन, क्योंकि हम बड़ी कंट्रोल करके मेडिसिन को अप्लाई करते हैं और मियाज़मेटिक स्टडी के साथ अप्लाई करते हैं, लिहाजा हमारे पास एग्रीवेशन नहीं होती। हम वो दवाइयाँ जो सप्रेस करती हैं उनको अगर जब हम देते भी हैं तो बड़ा कंट्रोल करके देते हैं, उनके पीछे मियाज़मेटिक मेडिसिन लगा के हम देते हैं ताकि वो बैक प्रेशर ना मारें, पीछे की तरफ ना जाएं, रिवर्स ना जाएं। और यही वो हमारा सक्सेसफुल मेथड है जिसकी वजह से हमारे जो लोग हमें सुनते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो मुकम्मल शफा पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो पेन, जिसका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। होम्योपैथिक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू ट्रीट द पेन। होम्योपैथी जो है वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखती है पेन ठीक करने को। हम सिर्फ पेन किलर नहीं देते, और पेन किलर देने का मकसद ये है कि आप वही फ्रोजन दोबारा लागू हो जाता है कि आप मर्ज को दबा रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, और आप बेशुमार मजीद पेचीदगियां उसके अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मर्ज का ठीक ना होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि मर्ज को असूलों के तहत, प्रिंसिपल तहत, जो अल्लाह आपको इजाज़त देता है उसके तहत उसको ट्रीट किया जाए। मर्ज को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी इस हद तक है कि जो नेचर ने आपके जिम्मे लगाई है और जो असूल आपके लिए मरतब किए हैं उसने, अगर आप उन असूलों को वायलेट करके किसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। नेचर की जिम्मेदारी है ठीक करना, आपकी जो जिम्मेदारी है आप उन असूलों पे कारमंद रहें जो असूल आपने पढ़े हैं, जो आपने समझे हैं, जो इंसानों के लिए बेहतर है। दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, हजारों लोग मरते हैं, वो डॉक्टर उनको नहीं बचा सकते, क्योंकि ये कानून फितरत है कि जिसको उसने पैदा किया कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, जिसने खुदा ने पैदा किया उसने मौत का जायका। डॉक्टर का काम ये है कि जितना उसके पास इल्म है उसको दुरुस्त तरीके से अप्लाई करे और उसको कंफर्टेबल करे, उसको ठीक करे, लेकिन गलत तरीके से नहीं। अब जब भी कोई अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अगेंस्ट द सिस्टम, लॉ ऑफ सिस्टम के अगेंस्ट जब जाएंगे तो आप केस को खराब करते हैं। हमने कुछ पैरामीटर तय किए हैं, हमने कुछ असूल मरतब किए हैं कि आप दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।